Okay, so hello everyone, welcome back to my channel. In the previous video, we have discussed the section 4.2, that is conditions to be satisfied for a valid tender or attempted performance. In this video, we'll be covering that section 4.3, by whom a contract may be performed, which includes section 40, 41 and 42 of the Indian Contract Act 1872. The promise under a contract may be performed as the circumstances may permit by the promisor himself or by his agent or his legal representative. किसी भी पार्टी का जो प्रॉमिस है कॉन्ट्रैक्ट में वो जैसे सर्कमस्टांसेस हैं उनके अकॉर्डिंग परफॉर्म किया जा सकता है, या तो प्रॉमिसर खुद उन्हें परफॉर्म करे, या प्रॉमिसर का एजेंट उसे परफॉर्म करे, या फिर प्रॉमिसर का लीगल रिप्रेजेंटेटिव उसे परफॉर्म करे. द फर्स्ट वन इज द कॉन्ट्रैक्ट कैन बी परफॉर्म बाय प्रॉमिसर हिमसेल्फ. If there is something in the contract to show that it was the intention of the parties that the promise should be performed by the promisor himself, such promise must be performed by the promisor. This means contracts which involve exercise of personal skill or diligence or which are founded on personal confidence between the parties must be performed by the promisor himself. अगर कॉन्ट्रैक्ट इस बेसिस पर हुआ है कि सिर्फ जहाँ पर प्रॉमिसर की पर्सनल स्किल और डिलीजेंस इन्वॉल्व है या फिर पार्टीज़ के बीच का पर्सनल ट्रस्ट इन्वॉल्व है, तो वहाँ पर सिर्फ और सिर्फ प्रॉमिसर ही उस ऑब्लिगेशन या ड्यूटी को फुलफिल करेगा. फॉर एग्जाम्पल, ए परफॉर्म्स प्रॉमिसेस टू पेंट अ पिक्चर फॉर बी एंड दिस मस्ट बी परफॉर्म बाय प्रॉमिसर हिमसेल्फ. ए बी से प्रॉमिस करता है कि वो उसकी पिक्चर पेंट करेगा. नाउ ए एक पेंटर है, ठीक है. अब वो ये नहीं कह सकता है कि उसका एजेंट पेंटिंग बना लेगा या उसका स्टूडेंट पेंटिंग बना लेगा, बिकॉज जो कॉन्ट्रैक्ट है वो ए के साथ हुआ है और उसकी पर्सनल स्किल उसमें इन्वॉल्व है. सो पर्सनल स्किल के नेचर वाले कॉन्ट्रैक्ट्स में प्रॉमिसर की लायबिलिटी बनती है कि वो ही उस कॉन्ट्रैक्ट को परफॉर्म करे. Next one is agent, where personal consideration is not the foundation of a contract. The promisor or his representative may employ a competent person to perform it. जिस कॉन्ट्रैक्ट में प्रॉमिसर की पर्सनल कंसिडरेशन इन्वॉल्व नहीं होती है, वहाँ पर प्रॉमिसर का एजेंट भी उस कॉन्ट्रैक्ट में प्रॉमिसर की ड्यूटी या ऑब्लिगेशन को परफॉर्म कर सकता है. फॉर एग्जाम्पल, वी कैन से ए और बी के बीच में कॉन्ट्रैक्ट हुआ है कि ए उसको 100 बेल्स ऑफ कॉटन डिलीवर करेगा. ड्यू टू सम रीज़न ए की तबीयत खराब हो चुकी है और वो अपने एजेंट को अगर भेजता है गुड्स डिलीवरी करने के लिए, सो दैट वुड बी अ वैलिड परफॉर्मेंस बिकॉज बी इज़ द एजेंट ऑफ ए और इस वाले कॉन्ट्रैक्ट में पर्सनल नेचर या फिर पर्सनल कंसिडरेशन इन्वॉल्व नहीं है. सो दैट वुड बी valid performance. Next one is legal representatives. A contract which involves the use of personal skill or is founded on personal consideration comes to an end on death of the promisor. As regards any other contract, the legal representatives of the deceased promisor are bound to perform it unless a contrary intention appears from the contract, section 37 paragraph 2. But their liability under a contract is limited due to the value of the property they inherit from the deceased. लीगल रिप्रेजेंटेटिव्स कब किसी कॉन्ट्रैक्ट को परफॉर्म कर सकते हैं. फॉर एग्जांपल, हम स्टार्टिंग वाले एग्जांपल्स को लेते हैं. ए जिसने प्रॉमिस करा था कि वो पेंटिंग को बनाएगा बी को, उस वाले कॉन्ट्रैक्ट में हमने देखा कि उसमें उसकी पर्सनल स्किल और पर्सनल नेचर इन्वॉल्व है. अगर बाय डिसअपॉइंटमेंट और डिसग्रेस ए की डेथ हो जाती है, सो उस नेचर में ए का लीगल रिप्रेजेंटेटिव उस कॉन्ट्रैक्ट को परफॉर्म नहीं करता है. ए की डेथ के साथ वो कॉन्ट्रैक्ट जो है वो ख़त्म हो जाएगा, बिकॉज इट इज़ नॉट नेसेसरी कि अगर ए पेंटर है तो उसका बेटा भी पेंटर होगा या उसका लीगल रिप्रेजेंटेटिव भी पेंटर होगा, ठीक है. सो ऐसे कॉन्ट्रैक्ट जिसमें पर्सनल कंसिडरेशन इन्वॉल्व होती है और ड्यू टू सम रीज़न प्रॉमिसर की डेथ हो जाती है, तो वो वाले कॉन्ट्रैक्ट्स प्रॉमिसर की डेथ के साथ वहीं पर ख़त्म हो जाते हैं. एंड हो जाता है उन कॉन्ट्रैक्ट का. एक तरीके से हम मान लेते हैं कि सब्सिक्वेंट इम्पॉसिबिलिटी की वजह से वो वॉइड कॉन्ट्रैक्ट बन जाते हैं, ठीक है. ऑन द कॉन्ट्रैरी, जो लीगल रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं जहाँ पर पर्सनल नेचर या पर्सनल स्किल इन्वॉल्व नहीं होती है प्रॉमिसर की, जो कि हमने 100 बेल्स वाला एग्जाम्पल लिया था, वहाँ पर ए अपने एजेंट को भेज सकता है. अगर ए की डेथ हो जाती है, या तो उसका एजेंट उसको डिलीवर करेगा 100 बेल्स को, या फिर उसका जो लीगल रिप्रेजेंटेटिव है वो उसको डील करेगा. लेकिन कॉन्ट्रैक्ट करते हुए लीगल रिप्रेजेंटेटिव सिर्फ उतना ही खर्चा कर सकता है जितनी उसने प्रॉपर्टी ली है. फॉर एग्जाम्पल, मान लेते हैं कि ए ने कॉन्ट्रैक्ट कर रखा है बी के साथ 100 बेल्स ऑफ कॉटन का, ठीक है. अब 100 बेल्स ऑफ कॉटन देने से पहले ही, डिलीवर करने से पहले ही ए की डेथ हो जाती है. बाद में ए का जो सन है उसको पता चलता है कि ये कॉन्ट्रैक्ट जो है ये ड्यू है और बी चाहता है कि उसका बेटा इस कॉन्ट्रैक्ट को परफॉर्म करे. तो बी जो है उसको प्रॉपर्टी मिली हुई है अपने फादर से विच इज़ इन अमाउंट ऑफ 10,000 ओनली, ठीक है. लेकिन कॉन्ट्रैक्ट को परफॉर्म करने के लिए अराउंड 50,000 एक्सपेंसेस इन्वॉल्व हो रहे हैं,
ठीक है। 15,000 के एक्सपेंसेस हो रहे हैं कॉन्ट्रैक्ट को परफॉर्म करने के लिए या डिलीवरी करने के लिए, और प्रॉपर्टी उन्होंने सिर्फ 10,000 की ही इनहेरिट करी अपने फादर से। सो उस कॉन्ट्रैक्ट को वो परफॉर्म नहीं कर सकते हैं। जितना पैसा उन्हें अपने फादर से मिला है वो उतना ही यूज़ कर सकते हैं, अपना पर्सनल पैसा वो नहीं डाल सकते कॉन्ट्रैक्ट में। ठीक है, जो एग्जाम्पल इसमें 9 दे रखा है उसे भी हम पढ़ते हैं। ए प्रोमिसेस बी टू पे ₹1 लाख ऑन डिलीवरी ऑफ सर्टन गुड्स। ए बी को प्रॉमिस करता है कि वो गुड्स के डिलीवरी के होने के बाद 1 लाख रुपए उन्हें पे कर देगा। ए में परफॉर्म दिस प्रॉमिस ईदर हिमसेल्फ और कॉजिंग समवन एल्स टू पे द मनी टू बी। या तो एक खुद 1 लाख रुपए उन्हें देगा या फिर किसी और को पैसे देने के लिए कह सकता है। इफ ए डाइज बिफोर द टाइम अपॉइंटेड फॉर पेमेंट, हिज रिप्रेजेंटेटिव मस्ट पे द मनी और एम्प्लॉय सम अदर पर्सन्स टू पे द मनी। अगर ए की डेथ हो जाती है पेमेंट देने से पहले ही, तो या तो वो अपने एजेंट को रिप्रेजेंट करेगा, या तो उनका एजेंट ए को रिप्रेजेंट करेगा, या फिर उनका लीगल रिप्रेजेंटेटिव उन पैसों को पे करेगा। If B dies before the time appointed for the delivery of good, B's representative shall be bound to deliver the goods to A and A is bound to be pay 1 lakh to B's representative। और अगर B की डेथ हो जाती है कॉन्ट्रैक्ट को परफॉर्म करने से पहले, तो ये B के लीगल रिप्रेजेंटेटिव की ड्यूटी है कि वो उस कॉन्ट्रैक्ट को परफॉर्म करेगा, और जो A है फिर वो पैसे B के लीगल रिप्रेजेंटेटिव को देगा 1 लाख रुपए। ठीक है, सो दिस इज इट। आई होप यू आर एबल टू अंडरस्टैंड कि लीगल रिप्रेजेंटेटिव कॉन्ट्रैक्ट को परफॉर्म करता है जब प्रोमिसर की डेथ हो जाती है। ठीक है, या फिर जितने वो उतने ही एक्सपेंसेस इनकर कर सकता है कॉन्ट्रैक्ट को परफॉर्म करने के लिए जितनी प्रॉपर्टी उन्हें मिली हुई है अपने एंसेस्टर से या फिर अपने फादर वगैरह जो भी उनके जिनकी डेथ हुई थी उनसे। A promises to paint a picture for B for a certain price. A is bound to perform the promise himself. He cannot ask some other painter to paint the picture on his behalf. If A dies before the painting the picture, the contract cannot be enforced either by A's representative or by B. ठीक है, A B को प्रॉमिस करता है कि वो सर्टन प्राइस के लिए B की पेंटिंग बनाएगा। ठीक है, अब इसमें पर्सनल नेचर इन्वॉल्व है, सो A इज बाउंड टू परफॉर्म द प्रॉमिस हिमसेल्फ। वो किसी और से नहीं बोल सकता है कि तुम इसकी पेंटिंग बना दो। अगर अनफॉर्चुनेटली A की डेथ हो जाती है पेंटिंग बनाने से पहले ही, तो वो कॉन्ट्रैक्ट जो है वो इन्फोर्स नहीं हो पाएगा क्योंकि उसमें पर्सनल नेचर है, ना ही A का लीगल रिप्रेजेंटेटिव उस कॉन्ट्रैक्ट को परफॉर्म कर सकता है। नेक्स्ट इज थर्ड पर्सन। इफेक्ट ऑफ एक्सेप्टिंग परफॉर्मेंस फ्रॉम थर्ड पर्सन, सेक्शन 41। सेक्शन 41 में है कि अगर पार्टीज टू अ कॉन्ट्रैक्ट किसी थर्ड पर्सन से परफॉर्मेंस एक्सेप्ट कर लेती हैं तो क्या होता है। When a promisee accepts performance of the promise from a third person, he cannot afterward enforce it against the promiser. That is, performance by a stranger, if accepted by the promisee, this results in discharging the promiser, although the latter has never authorized nor ratified the act of the third party. अगर जो प्रॉमिसी है वो थर्ड पार्टी से परफॉर्मेंस एक्सेप्ट कर लेता है तो बाद में वो प्रॉमिसर को ये नहीं कहेगा कि तुमने अपनी परफॉर्मेंस परफॉर्म नहीं करी है। लेट्स अंडरस्टैंड दिस विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल। ए रिसीव्ड सर्टन गुड्स फ्रॉम बी प्रॉमिसिंग टू पे ₹1 लाख। ए को कुछ गुड्स मिले हैं बी से जो कि 1 लाख रुपए देंगे। लेटर ऑन ए एक्सप्रेस्ड हिज इनएबिलिटी टू मेक अ पेमेंट। बाद में ए बताता है कि वो पेमेंट नहीं कर पाएगा। सी हु इज नोन ऑफ ए पेज ₹60,000 टू बी ऑन बिहाफ ऑफ ए। ए को देने हैं 1 लाख रुपए लेकिन वो पैसे नहीं दे पाएगा ड्यू टू सम अदर रीजंस। ठीक है, तो सी जो कि ए के जानने वाले हैं वो 60,000 बी को पे कर देते हैं। हाउएवर ए को ये बात नहीं पता थी कि सी ने उनके बिहाफ पर 60,000 की पेमेंट करी है। अब भी ये चाह रहा है कि वो ए को से पूरे 1 लाख रुपए के लिए उन पर केस करें। सो दिस इज नॉट लीगल। जो बी है उसने सी से 60,000 रुपीज़ ले लिए हैं। सो अगर वो क्लेम करेंगे तो क्लेम उनका सिर्फ 40,000 का बनता है। बी ने 60,000 भी रख लिए और फिर वो ए को कह रहे हैं कि तुम पूरे 1 लाख रुपए दो। सो दैट इज़ नॉट वैलिड। अगर आप थर्ड पार्टी से परफॉर्मेंस एक्सेप्ट कर रहे हैं तो बाद में आप पार्टी टू अ कॉन्ट्रैक्ट को ये नहीं बोल सकते कि आप अपनी परफॉर्मेंस पूरी फिर से दीजिए। ठीक है, सो दिस इज द इफेक्ट ऑफ एक्सेप्टिंग परफॉर्मेंस फ्रॉम अ थर्ड पर्सन। द नेक्स्ट वन इज जॉइंट प्रॉमिसर। ऐसा कॉन्ट्रैक्ट जहाँ पर बहुत सारे प्रॉमिसर्स होते हैं। When 2 or more persons have made a joint promise, then unless a contrary intention appears by the contract, all such person must jointly fulfill the promise. If any of them dies, his legal representatives must jointly with surviving promiser fulfill the performance. If all of them die, the legal representatives of all of them must fulfill the promise jointly.
जब दो या दो से ज़्यादा पर्सन एक जॉइंट प्रॉमिस करते हैं तो जब तक एक कॉन्ट्रैरी इंटेंशन अपीयर नहीं होती है, सबको साथ में मिलकर उस ऑब्लिगेशन को परफॉर्म करना है। अगर किसी एक जॉइंट प्रॉमिसर की डेथ हो जाती है तो उनका लीगल रिप्रेजेंटेटिव और बाकी के जॉइंट प्रॉमिसर परफॉर्म करेंगे ड्यूटी को। अगर तीनों की जॉइंट प्रॉमिसर्स की डेथ हो जाती है तो तीनों की लीगल रिप्रेजेंटेटिव उस कॉन्ट्रैक्ट को परफॉर्म करेंगे। सो लेट्स अंडरस्टैंड दिस विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल। A, B and C jointly promise to pay ₹60,000 to D। यहाँ पर A, B और C तीनों मिलकर प्रॉमिस करते हैं D को कि वो उन्हें 6 लाख रुपए देंगे। Here A, B and C must jointly perform the promise। अब जब उन तीनों ने जॉइंटली प्रॉमिस करा है तो दोनों जो तीनों लोग हैं वो जॉइंटली इस प्रॉमिस को परफॉर्म करेंगे। If A dies before performance, then his legal representative must jointly with B and C perform the promise। अगर A की डेथ हो जाती है परफॉर्म करने से पहले तो A का लीगल रिप्रेजेंटेटिव और B और C मिलकर इसको परफॉर्म करेंगे। एंड इफ ऑल द थ्री डाई बिफोर परफॉर्मेंस, द लीगल रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ ऑल मस्ट जॉइंटली परफॉर्म द प्रॉमिस। अगर A, B, C तीनों की डेथ हो जाती है तो तीनों के लीगल रिप्रेजेंटेटिव्स 6 लाख रुपए देंगे D को। ठीक है, सो दिस इज द केस ऑफ जॉइंट प्रॉमिसर्स as per the section 42 of the Indian Contract Act। So I hope you are able to understand it। कौन कौन किसी कॉन्ट्रैक्ट को परफॉर्म कर सकता है? या तो प्रॉमिसर खुद करेगा और या तो उसका एजेंट कर सकता है, प्रॉमिसर का लीगल रिप्रेजेंटेटिव कर सकता है परफॉर्म, थर्ड पर्सन परफॉर्म कर सकता है, या फिर जॉइंट प्रॉमिसर साथ में कर सकते हैं। और अगर जॉइंट प्रॉमिसर की डेथ हो जाती है तो जॉइंट प्रॉमिसर्स के लीगल रिप्रेजेंटेटिव्स परफॉर्मेंस को परफॉर्म कर सकते हैं। सो आई होप you are able to understand this। Thank you so much for watching this video। In the upcoming video, we'll be covering section 4.4, distinction between succession and assignment। So thank you so much for watching this video।